हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल CUET मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस वाली बुक के इंडियन पॉलिटिक्स का 7th चैप्टर द रीजनल एस्पिरेशंस। एंड अभी तक हमने इस चैप्टर में 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल में कश्मीर इशू के बारे में पढ़ा एंड पॉलिटिक्स इन कश्मीर के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करें हमारा 3rd लेक्चर, इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनरेस्ट इन पंजाब, जो कि चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस, यानी भारत के अलग अलग इलाकों में, रीजन्स में जो भी एस्पिरेशंस, मनोकामनाएं या आकांक्षाएं रही हैं अलग अलग रीजन्स की, हम इस चैप्टर में उसे डिस्कस कर रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पंजाब वाला सेक्शन। सो वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर 1956 के अंदर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बन गए थे लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन पंजाब का जो रीजन है उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी 1966 तक नहीं मिली थी। राइट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 से पंजाबी सूबा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। एंड ये मूवमेंट कहता था कि पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए एक अलग से पंजाब स्टेट होना चाहिए। ये जो मैप है, इसके ऊपर आपको 2 मैप्स दिख रहे हैं पंजाब के। एक आपको मैप दिख रहा है 1966 के पहले, एंड एक जो मैप है वो है 1966 के में जो नया पंजाब बनता है वो। सो इन द फर्स्ट मैप 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया था, तब पंजाब के अंदर पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थे एंड हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थे। जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बेसिकली जो प्रेजेंट डे पंजाब है, जो आपको सेकंड मैप में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, बट हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा भी पंजाब का पार्ट थे। एंड हिमाचल में जो हिंदी बोली जाती है, जो कि हिंदी स्पीकिंग रीजन है, वो भी उस टाइम पे पंजाब का ही पार्ट थे 1956 में। सो पंजाबी सूबा मूवमेंट वाज डिमांडिंग कि एक अलग से स्टेट बनाया जाए फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल। अब इंडियन गवर्नमेंट ये बनाने में थोड़ा झिझक रही थी, थोड़ा डर रही थी। डरने का कारण क्या था? क्योंकि जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी बिलोंग कर रहे थे, सिख। तो उनको ये डर था कि अगर हम पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के बेस पे एक स्टेट बनाएंगे तो एक तरीके से ये एक रिलीजन के भी हिसाब से एक स्टेट बन जाएगा, जो कि वो करने में झिझक रहे थे, डर रहे थे। बट अल्टीमेटली 1966 में पंजाब के इस डिमांड को माना जाता है एंड पंजाब से जो पहाड़ी रीजन थे वो हिमाचल में डाल दिए जाते हैं, वहां पे भी हिंदी बोला जाता था। एंड जो हिंदी स्पीकिंग रीजन था उसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है हरियाणा नाम से। सो ये जो 1966 का आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको अब 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन के अंदर आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, जो कि 1956 के मैप में बस थोड़ा सा ही रीजन था। उसके बाद से ब्लू रंग का आपको पंजाब दिख रहा है एंड ग्रीन कलर में आपको हरियाणा दिख रहा है। सो 1966 में पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर कर बाहर आता है एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज्ञानी गुरमुख सिंह 1966 में जब पंजाब एक सेपरेट स्टेट बन जाता है तो वो यहाँ के इनिशियली पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं 1967 में, तब यहाँ की पॉलिटिक्स में हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। वहां पे हमारे अकाली दल के एक लीडर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल जो पंजाबी सूबा मूवमेंट था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एक सिख लीडर का, इसका नाम है मास्टर तारा सिंह, उनके बारे में पहले हम जानते हैं। सो मास्टर तारा सिंह वाज अ प्रोमिनेंट सिख लीडर एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्फेयर, दोनों ही स्फेयर में सिख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। एंड ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर्स ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको हम SGPC भी शॉर्ट में कहते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि SGPC हमारा 1920 में बना था, ठीक है। एंड इसके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाउंडर्स हमारे मास्टर तारा सिंह थे। उसी तरह सरदार खड़क सिंह जो है वो भी इसके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। नेक्स्ट जो SGPC है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, काम क्या है बेसिकली कि इसका काम है मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज। कौन से रीजन के? जो बेसिकली इंडिया के नॉर्थ रीजन है, जैसे कि HP, पंजाब, CHD, इवन हरियाणा एंड दिल्ली भी काफी हद तक। सो नॉर्थ इंडिया के जो गुरुद्वाराज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम, उनके मैनेजमेंट का काम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चेक करती है। बनी कब थी? 1920 में, जब हमारा गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
कि इनिशियली जो गुरुद्वारे होते हैं यहाँ पे महंत रूल करते थे, रूल नहीं करते थे, अब उसका वहाँ के सारा कार्यभार वो संभालते थे, एंड महंत जो थे वो एक एक करके करप्ट हो रहे थे। तो इसलिए गुरुद्वारों की एफिशिएंट वर्किंग के लिए गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसको अकाली मूवमेंट भी कहते हैं, एंड इसी मूवमेंट के दौरान हमें अकाली दल भी देखने को मिलता है। अकाली दल भी इसी मूवमेंट के दौरान बनता है, एंड इसके इंपॉर्टेंट वही फाउंडर्स हमारे कौन से थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, अगेन मास्टर तारा सिंह एंड सरदार खड़क सिंह जी। सो दिस वाज अबाउट एसजीपीसी। कि एसजीपीसी जो है ये 1920 में बनता है। ये जो नॉर्थ इंडिया में गुरुद्वाराज हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको एक तरह से मिनी पार्लियामेंट ऑफ सिक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, एंड ये अगेन पूरे सिख रिलीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है गुरुद्वारा है वो उनकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो मास्टर तारा सिंह वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर्स ऑफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अकाली मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। अकाली मूवमेंट क्या है? अकाली मूवमेंट ही हमारा बेसिकली गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है, जिसके अंदर हम गुरुद्वारों को महंत से इंडिपेंडेंट बना रहे थे, उनसे फ्री बना रहे थे, क्योंकि महंत जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुरुद्वारास वो एक करके करप्ट हो रहे थे। नेक्स्ट ही अपोज्ड कांग्रेस पार्टी, जो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नेगोशिएट करा था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा था। ही फेल्ट कि इन्हें सरदारों से भी पूछना चाहिए था। एंड राइट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस ही वाज वन ऑफ द लीडर्स जो बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे थे पंजाबी सूबा मूवमेंट को, बेसिकली एक सेपरेट पंजाब स्टेट बनाने के लिए हमारे मास्टर तारा सिंह बहुत ज़्यादा वॉइस आउट कर रहे थे। सो दिस वॉज अबाउट मास्टर तारा सिंह। आगे बढ़ते हैं अब। जितना टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पर मैं आपको ये पीवाईक्यू दिखा रहा हूं जो आपसे सीयूईटी एग्जाम 2024 में ही पूछा गया है ऑन 18th में इन स्लॉट 1। द क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अकाली दल। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, मास्टर तारा सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ते कि अकालीज जो है वो 1967 में पावर में आते हैं, एंड इस दौरान हमारे गुरनाम सिंह जी जो है वो अकाली दल को लीड करते हैं एंड वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सो अकालीज केम टू द पावर ट्वाइस इन 1967 एंड इन 1977, लेकिन इन दोनों ही ओकेजन्स पर ये एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, यानी अकेले ये पावर में नहीं आ पाए थे, उतनी सीट्स नहीं ले आ पाए थे कि ये पंजाब के अंदर इंडिविजुअल अपनी गवर्नमेंट बना सके। एंड डिस्पाइट कि पंजाब जो एक नया स्टेट जो बना है पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए बना है, इसके बावजूद बीइंग सिख लीडर्स ये पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन नहीं जीत पा रहे तो इनको अपनी कंडीशन के ऊपर, अपने पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। ऑल्सो इस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडिया में, इसको लेकर इनके मन में अलग अलग शक आने लग गए थे, जिसकी वजह से फाइनली एक आगे रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसको हम आनंदपुर रेजोल्यूशन कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अबाउट दो सिचुएशंस जिनके वजह से इनको अपनी कंडीशन खराब लगती है पंजाब के अंदर। सो फर्स्टली जो इनकी गवर्नमेंट थी दैट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर, दैट इज कांग्रेस पार्टी इन द मिडवे, ठीक है, वहाँ पे उसकी सरकार को हटा दिया गया था, गवर्नर रूल लग गया था, फिर वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, अगेन उसके अंदर अकाली दल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। सो इनकी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो पंजाब में ढंग से काम नहीं करने दिया गया। सेकेंडली इनको पंजाब के जो हिंदूज थे वहाँ पे उनसे अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सो ये पंजाब के अंदर अपना गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली बना भी नहीं पा रहे थे, इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे थे। एंड थर्डली जो सिख कम्युनिटी है लाइक ऑल अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया वो भी कास्ट लाइंस में डिवाइडेड थी, कि कुछ जो सिख है वो अगर अमीर है, हाई कास्ट है, तो उनके ही अंदर कुछ गरीब सिख भी हैं, लो कास्ट वाले सिख भी हैं, एंड ये जो लो कास्ट वाले सिख्स थे वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे कांग्रेस को वोट डालना एज कंपेयर टू अकालीज। सो कांग्रेस को हिंदूज, दलित्स एंड
लोअर कास्ट के जो सिख थे उनका सपोर्ट मिल रहा था, जिस करके अगेन एंड अगेन कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर ले रही थी इलेक्शंस में। इवन जो 1971 1972 के इलेक्शंस होते हैं, इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड यहाँ पे अकाली दल हार्डली 1-2 सीट जीत पाती है यहाँ के इलेक्शन में। सो उस टाइम पर अपनी इतनी खराब इलेक्शन में परफॉर्मेंस देखकर जो लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट सिख लीडर्स, वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इस मीटिंग के अंदर ये अलग अलग कुछ डिमांड्स रखते हैं। वो जो डिमांड्स होती है जब वो आगे पेश आती है उसका नाम क्या रखा जाता है, अनंतपुर रेजोल्यूशन। ठीक है, it was in this context that during the 1970s a section of Akalis began to demand political autonomy for this region and ये जो है वो रिफ्लेक्ट किया था 1973 के अनंतपुर रेजोल्यूशन में। ठीक है, अब अनंतपुर रेजोल्यूशन क्या क्या चीजें डिमांड कर रहा था। सबसे पहले तो रीजनल ऑटोनॉमी चाह रहा था पंजाब के लिए। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को ये इंप्रूव करना चाहता था कंट्री के लिए, यानी फेडरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में ही सेंट्रल लॉ पंजाब में प्रिवेल करे। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो गया या फॉरेन रिलेशंस हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसी चीज़ों में। बाकी चीज़ें में पंजाब को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए अपना डिसाइड करने के लिए। एंड इट ऑल्सो स्पोक अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ द सिख कॉम, कि सिख कम्युनिटी क्या क्या चाहती है, उसके बारे में इन्होंने बात करा। बेसिकली एक तरीके से डिमांड कर रहे थे अबाउट द हेजेमनी और बोलबाला ऑफ द सिख्स एंड स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। सो अनंतपुर साहिब के बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स थे, इनमें से कुछ एनसीईआरटी में लिखे हैं, लाइक रीडिफाइन द सेंटर स्टेट रिलेशन, स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन इंडिया, it spoke about the aspirations of the Sikh community और the बोलबाला of the Sikhs। ये सारी डिमांड हमें मेंशन है। इसके अलावा भी कुछ डिमांड्स अनंतपुर रेजोल्यूशन के, जैसे कि सो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो थे सबसे पहले कि इट आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सेपरेट सिख आइडेंटिटी, जिसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये कह रहे थे कि सिखिज्म को एक अलग रिलीजन के रूप में देखा जाए, इसको हिंदुइज्म का ही पार्ट ना देखा जाए, उसका ही पार्ट ना कंसिडर करा जाए। नेक्स्ट, इट वांटेड टू गिव पंजाब अ क्वाजी इंडिपेंडेंट स्टेटस। ठीक है, इसके साथ ही अगेन ज्यादा ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे। इट वांटेड टू फ्री पंजाब फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ कास्टिज्म। इट वांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव पंजाब द राइट टू फ्रेम इट्स ओन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे और भी कई सारे डिमांड्स थे जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में मांगे गए थे। उनमें से कुछ आपके बुक में, कुछ मैंने आपको और बताया। सो ओवरऑल ये सारे डिमांड्स को देखकर उस टाइम पे जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको ये लगा कि ये जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन है ये मोर और लेस एक सिसेशनिस्ट रेजोल्यूशन है, एक सिसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर पंजाब ऑटोनॉमी नहीं मांग रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से अलग होने की बात कर रही है। बट उस टाइम पर जो लीडर थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, इन्होंने ये बार बार असर्ट करा था कि हम नहीं चाहते कि हम इंडिया से अलग हो, वी जस्ट वांट कि हम एक अलग से ऐसे सिख आइडेंटिटी वाले स्टेट बनाए, रीजन बनाए, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की कम इन्वॉल्वमेंट हो। हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली अपना आराम से रूल कर सके, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बार बार टेम्परिंग ना हो रही हो, कि यहाँ पे अगर इलेक्शंस के थ्रू एक गवर्नमेंट बन रही है तो उसको गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लगा के हटा दिया जा रहा है, फ्रेश इलेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो वो हरचंद सिंह लोंगोवाल ने ये चीज़ बार बार असर्ट करा था दैट वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री, वी जस्ट वांट मोर इंडिपेंडेंस बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो रेजोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था सभी सिख के बीच में, कुछ लिमिटेड ही अपील था इसका। कुछ ईयर बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अकाली गवर्नमेंट है पंजाब में, उस टाइम पे 1977 से 80 तक प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर देती है।
एंड जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ की जो लोग हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। अकाली दल इस दौरान एक मूवमेंट स्टार्ट करता है अबाउट द डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। ठीक है, ब्यास हो गए, सतलुज हो गए, इन रिवर्स की वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अकाली दल एक मूवमेंट स्टार्ट करता है कि हमारे यहाँ भी अच्छे खासे फार्मर्स है एंड उनको भी इरीगेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सो वाई शुड वी सफर बिकॉज ऑफ अदर स्टेट्स। हमारे फार्मर्स को भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए कि वो फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। एंड अगेन इस टाइम पर कुछ लीडर्स जो थे वो अगेन एक ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी वाले रीजन की डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें एक अलग से स्टेट बना दो। सो 1980s के अंदर ये जो सिचुएशन थी एक एक करके पंजाब में थोड़ी मुश्किल होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ इस टाइम पर जरनैल सिंह भिंडरा वाले जो है वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लग जाते हैं एंड एक एक करके पंजाब की कंडीशन खराब होती हुई हमें दिखती है। इट वाज समवेयर अराउंड 1980s की जब अकाली दल के जो लीडरशिप है दैट टर्न्ड, वो जो पीसफुल लीडर्स थे उनके मॉडरेट्स के हाथ से जाकर जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ लीडर्स थे उनके कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, एंड इस दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं विच अल्टीमेटली लेड टू ऑपरेशन ब्लू स्टार। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? बेसिकली एक ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट करा था, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा था गोल्डन टेम्पल में, विच इज द होलीएस्ट प्लेस फॉर सिख्स। इसके बारे में अब डिटेल में जानते हैं। सो 1980s के अंदर अकाली मूवमेंट जो है उसकी लीडरशिप मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आ जाती है, जिसके वजह से एक करके आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है पंजाब वाले रीजन में। मिलिटेंट्स इस दौरान क्या करते हैं, गोल्डन टेम्पल के अंदर अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहिब भी कहते हैं जिसको, वहां पे वो उसको अपना हेडक्वार्टर बना लेती हैं। एंड गवर्नमेंट वाज आस्किंग जरनैल सिंह भिंडरा वाले कि वो सरेंडर करें, उनको वो बेसिकली पकड़ना चाह रही थी क्योंकि वो इस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर थे, बट ही हैज ऑल्सो टेकन शेल्टर इन गोल्डन टेम्पल, जिस करके फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को गोल्डन टेम्पल पे ही अटैक करना पड़ता है। सो द गोल्डन टेम्पल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आर्म्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे कई सारे सिख मिलिटेंट्स ने शेल्टर ले रखा था, उनके वेपन्स यहाँ पे स्टोर थे, एम्यूनिशन स्टोर थे। तो गवर्नमेंट बोलती है जरनैल सिंह भिंडरा वाले को सरेंडर करने के लिए, बट क्योंकि वो नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से 1 जून 1984 में इंडियन गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जो है वो इंडियन आर्मी को ऑर्डर कर देती हैं कि गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया जाए एंड जो यहाँ पे जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको कैप्चर करा जाए। सो 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है, अपना मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर देती है। उनको ये आइडिया नहीं था कि उस टाइम पर जो सिख मिलिटेंट्स थे उनके पास अच्छे खासे वेपन्स थे, फ्रॉम ग्रेनेड्स टू अदर चाइनीज वेपन्स। तो ये उन्होंने पहले परसीव नहीं करा था कि लड़ाई ज़्यादा लंबी चलेगी, बट ये लड़ाई आगे कंटिन्यू करती है। एंड इट वाज फाइनली ऑन 6 जून 1984 कि सिख मिलिटेंट्स के जो वेपन्स है वो एक करके कम होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। एंड अल्टीमेटली ऑन 10 जून 1984 फाइनली इंडियन आर्मी जो है वो अपना ये मिशन अकम्प्लिश कर लेती है। दे वर एबल टू रिमूव द मिलिटेंट सक्सेसफुली फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। बट इस दौरान जो गोल्डन टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, उसको खंडित करा जाता है। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाद में रिपेयर भी कराती है, बट सिख्स डिड नॉट लाइक इट, सो वो उसको हटाकर दोबारा खुद से उस पूरे स्ट्रक्चर को रेनोवेट करते हैं। एंड मेनी सिख्स इन इंडिया एंड बोथ in abroad also they considered this act very bad। उनको लगा कि उनके धर्म पे, उनके कौम पे हमला करा जा रहा है। इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा निंदा होती है इस बात पे कि शी डिड नॉट परसीव द सिचुएशंस राइटली। उनको एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर, वो भी सिक्स रिलीजन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ब्लड शेड नहीं होना चाहिए था। सो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो जाती है। एंड इंदिरा गांधी है 2 बॉडीगार्ड, सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह, दोनों सरदार ही थे। पीपल एडवाइज्ड कि आप अपने बॉडीगार्ड्स को हटा दीजिए अपने पोजीशन से, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ असासिनेशन अटेम्प्ट। बट इंदिरा गांधी कहती है दैट आई हैव फुल फेथ इन देम, एंड वो उनको नहीं हटाती हैं। सो अल्टीमेटली सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हैं इंदिरा गांधी से, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ जस्ट देयर ओन रिलीजन, या सिर्फ अपना कोई उनका पर्सनल बैर था, बट अगर वो पंजाब से बिलोंग करते हैं
उनकी फैमिलीज भी तो पंजाब में रहती है। हमें एक पॉइंट पे भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो प्रेशर भी रहा होगा कि इफ दे वोंट रिटेलिएट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कम्युनिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिलीजन, सो उनकी फैमिली जो पंजाब में रह रही है वो भी खतरे में इस पॉइंट पे। सो जो भी XYZ फैक्टर्स रहे होंगे उनको दिमाग में रखकर इंदिरा गांधी के जो दोनों बॉडीगार्ड्स थे, दे असासिनेटेड इंदिरा गांधी। सुबह वो अपने ही घर के पार्क में, गार्डन में थी, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 8 or 9 o'clock शी वॉज शॉट बाय हर बॉडीगार्ड्स Satwant Singh and Beant Singh, and they have taken the revenge for Operation Blue Star. Coming back to NCERT. So 1984, 31st October, Indira Gandhi was assassinated by her bodyguards. Operation Blue Star का वो रिवेंज लेते हैं। एंड ये जो इंसिडेंट होता है इससे बहुत ही बुरा हाल इंडिया में क्रिएट हो जाते हैं। जितने भी हिंदूज थे वो सिख के अगेंस्ट हो जाते हैं, जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर्स थे वो सिख के अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया फेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट वायलेंस एवर सिंस इंडिपेंडेंस। दिल्ली में, मेरठ में, कानपुर में, इवन पंजाब जैसी जगहों में भी सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलती है। इस दौरान कई सारे सरदारों को, सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है नॉर्थ इंडिया में। मोर देन 2000 सिख्स वर किल्ड इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस दौरान जो वायलेंस होता है। एंड और भी पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक कानपुर, बोकारो, छाछ, यहाँ पे भी कई सारे सिख्स को मारा जाता है। And many Sikh families lost their male members and they suffered, of course, great emotional and heavy financial losses during this time. And सिख कम्युनिटी को एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरी लगी इस टाइम पे कि गवर्नमेंट इन सारे दंगे को रोकने में इतना ज़्यादा टाइम कैसे लगा सकती है। गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी, मिलिट्री थी, आर्मी थी, पुलिसमैन थी, उसके बावजूद वो इस एट्रोसिटीज़ को रोकते नहीं है। एंड देश भर में कई सारे सिख लोगों को मारा जाता है। एंड इसके बाद से भी पंजाब के अंदर नॉर्मलसी नहीं देखने को मिलती है। देयर वाज अ पीरियड जब पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, एंड प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है तो इलेक्शंस वगैरह होते हैं। एंड फाइनली इट वाज इन 2005 जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, हु हिमसेल्फ वाज अ सिख, वो इस रायोट्स के ऊपर, एंटी सिख रायोट्स जो 1984 के थे, उसके ऊपर अपना दुख प्रकट करते हैं, एक फॉर्मल अपॉलॉजी देते हैं। उनकी ये जो अपॉलॉजी है वो आप पेज नंबर 125 पे रीड कर सकते हैं। आई हैव नो हेजिटेशन इन अपोलोजाइजिंग नॉट ओनली टू द सिख कम्युनिटी बट द होल इंडियन नेशन बिकॉज वॉट टुक प्लेस इन 1984 इज द नेगेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड एंड वॉट इज enshrined in our constitution. So I'm not standing on any false prestige. On behalf of our government, on behalf of the entire people of this country, I bow my head in shame that such thing took place. But sir, there are ebbs, there are tides in the affairs of nation. The past is with us. We cannot rewrite the past. But as human beings, we have the willpower and we have the ability to write better future for all of us. So ये स्पीच आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड इसके बेस पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों ये स्पीच दी गई, किस इंसिडेंट के रेफरेंस में दी गई। सो इट वाज रिलेटेड टू द 1984 एंटी-सिख रायोट्स। किसने दी थी ये स्पीच? प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी। कहाँ दी थी? राज्यसभा में दी थी। कब दी थी? 2005 में दी थी, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऊपर आप जस्टिस नानावती कमीशन ऑफ इंक्वायरी की भी रिपोर्ट है, ये भी रीड कर सकते हैं। इट वाज आल्सो 1984 रायोट्स। ये भी इसके ऊपर भी ऑफ कोर्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से कमीशन की रिपोर्ट है। सो यू कैन रीड इट वंस, देन यू कैन सी अ पिक्चर इन योर बुक। पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द वुमेन लुकिंग एट। सो दे आर लुकिंग एट इंदिरा गांधीज असासिनेशन। ठीक है, उसके ऊपर जो वॉल पेंटिंग करी गई थी उसको देख रही है विमेन, एंड ये किसने बनाई थी? सो द क्रेडिट गोज टू रघु राय। ऑल राइट, सो ये जो पूरा होता है 1980s में इवेंट होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, इंदिरा गांधी का असासिनेशन होता है, या फिर एंटी सिख रायोट्स होते हैं। इन सारे सिचुएशंस को नॉर्मल करने में अच्छा खासा समय लगने वाला था। सो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉर्मलसी लाने की कोशिश कहाँ से स्टार्ट होती है? डेट इंदिरा गांधी के बाद इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? उन्हीं के बेटे राजीव गांधी जी। एंड राजीव गांधी इज ऑल्सो द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ही स्टार्टेड अ डायलॉग बिटवीन विद द अकाली लीडर्स। सो फाइनली जुलाई 1985 में हमारे हरचंद सिंह लोंगोवाल एंड राजीव गांधी जो है इंडिया के उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड हरचंद सिंह लोंगोवाल जो
प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम लॉन्गोवाल अकॉर्ड भी कहते हैं या तो पंजाब अकॉर्ड भी कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो जो पंजाब अकॉर्ड है दैट वाज साइंड इन 1985 इन द मंथ ऑफ जुलाई and it aimed to address the escalating militancy and political crisis in पंजाब की। वो बेसिकली जो मिलिटेंसी बढ़ गई थी पंजाब के अंदर एंड जो वहाँ पे पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया था उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लॉन्गोवाल जो है वो इसके सिग्नेटरीज थे पंजाब अकॉर्ड के। मेनली इस अकॉर्ड के प्रोविजंस क्या थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहले ये बोला गया था कि चंडीगढ़ जो कि उस टाइम पे पंजाब एंड हरियाणा की कॉमन कैपिटल होती थी उसको सिर्फ पंजाब की कैपिटल बना दी जाएगी एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा वगैरह खर्च करेगी हरियाणा की एक सेपरेट कैपिटल बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पर जो हरियाणा के सीएम थे भजन लाल शर्मा जी, सो ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस प्रपोजल एंड रादर वो कहते हैं कि ये तो गलत बात है कि हमसे बिना पूछे हमारा ही कैपिटल किसी और स्टेट को दे दिया जाएगा। एक पॉइंट वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम पंजाब के किसी भी फार्मर को या किसी भी लीडर को हरियाणा से होकर दिल्ली नहीं जाने देंगे, विल नॉट लेट देम क्रॉस थ्रू हरियाणा इफ दे वांट टू गो टू दिल्ली। तो पहला प्रोविजन तो ये था, लेकिन चलो ये प्रोविजन फुलफिल नहीं होता, हमें आगे देखने को मिलता है बिकॉज इवन नाउ चंडीगढ़ इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट कहते हैं कि एक सेपरेट कमीशन बनेगी टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। थर्ड, एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाएगा जिससे रावी एंड ब्यास रिवर का जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान इन 3 स्टेट्स में जो इन रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर जो भी चल रही थी बात उसका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा बाय सेटिंग अप अ सेपरेट ट्राइब्यूनल। And next is there were provisions for compensation and improved treatment for those affected by militancy in Punjab। आप कई सारे गवर्नमेंट जॉब अगर बढ़ रहे हैं उसका फॉर्म भर रहे हैं सो उसके अंदर आपको कुछ फॉर्म्स के अंदर देखने को मिल जाता है दैट आर यू अ सर्वाइवर या तो डिसेंडेंट ऑफ द 1984 एंटी सिख रायट्स। तो कुछ इन्होंने वो जो मिलिटेंसी में उस दौरान लोग मारे गए थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टर्म्स रखे थे। एंड जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट होता है जिसके तहत किसी स्टेट के अंदर आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय कर दिया जाता है एंड दे हैव द पावर कि वो शूट कर सकते हैं किसी पर्सन को इफ दे कंसिडर इट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल लिविंग ओवर देयर। सो जो आफ्पा एक्ट है आफ्पा उसको भी हटाने की बात करी जाती है पंजाब से अंदर। सो दिस वाज अबाउट पंजाब अकॉर्ड जो कि साइन करा गया था राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लॉन्गोवाल के बीच में। हरचंद सिंह लॉन्गोवाल की अगर हम बात करें सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर थे। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन द मिड 1960s एज एन अकाली लीडर। प्रेसिडेंट भी बनते हैं अकाली दल के 1980 में एंड राजीव गांधी के साथ पंजाब अकॉर्ड साइन करते हैं एंड ही वाज असासिनेटेड बाय एन अनआइडेंटिफाइड सिख यूथ इन 1985 इटसेल्फ बिकॉज द यूथ वाज नॉट हैप्पी विद द टर्म्स ऑफ द 1985 अकॉर्ड। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू एनसीईआरटी। सो अकॉर्ड साइन होने का मतलब ये नहीं था कि पंजाब के सिचुएशंस इमीडिएटली बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जो साइकिल ऑफ वायलेंस था दैट कंटिन्यूड फॉर नियरली नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड इस दौरान पंजाब की कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ता है एंड जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं 1992 में तो ओनली 24% ऑफ द पीपल टर्न्ड आउट टू वोट। तो लोगों का डेमोक्रेसी से यहाँ से पूरा भरोसा उठ जाता है एंड मिलिटेंसी वॉज अल्टीमेटली रेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस के आने वाले कुछ समय के अंदर एक एक करके जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको मार दिया जाता है एंड नॉर्मलसी हमें पंजाब में आते हुए देखने को मिलती है। बट इस दौरान ऑलरेडी सिख चाहे हो चाहे हिंदू हो हर एक कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। इट वॉज ओनली बाय द मिडल ऑफ द 1990s 1995 1996 के अराउंड जब नॉर्मलसी हमें पंजाब में दोबारा देखने को मिलती है। जो अलायंस ऑफ अकाली दल दैट इज प्रकाश सिंह बादल एंड बीजेपी 1997 के जो इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर प्रकाश सिंह बादल इस इलेक्शन को जीतते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन अगेन इतनी मेजॉरिटी इतने वोट्स नहीं होते हैं कि वो आसानी से अपनी गवर्नमेंट बना ले। सो प्रकाश सिंह बादल का जो अकाली दल था एंड बीजेपी एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाती हैं and this was the first election after this after all these militancy activities and फिर एक एक करके ये जो स्टेट है पंजाब वो डेवलपमेंट की राह पे चल पड़ता है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अगेन हमें यहाँ पे कुछ टाइम पर देखने को मिलते हैं बट प्रेजेंटली अगर हम बात करें सो पंजाब के अंदर भगवंत सिंह मान की गवर्नमेंट है दैट इज आम आदमी पार्टी की
एंड यहाँ के फार्मर्स जो हैं उनका बीच बीच में कंसर्न उठता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलते रहते हैं कि वो जो लॉज बना रहे हैं वो फार्मर्स के फेवर में नहीं है. सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ पंजाब. सो दोबारा आते हैं प्रेजेंटेशन पे. अब जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके बेसिस पर जो आपसे CUET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 31 में स्लॉट 3 में, वो ये रहा. द मेन प्रोविजंस ऑफ द पंजाब अकॉर्ड वर. सो आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए एंड आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोविजंस थे पंजाब अकॉर्ड के. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A, B, C एंड D. दैट इज पहले 4 प्रोविजंस जो है उसको आप रीड कर सकते हैं, वो तो पंजाब अकॉर्ड के पार्ट थे. बट द 5th स्टेटमेंट दैट इज इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑफ पंजाब, तो ऐसी कोई बात नहीं करी गई थी. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. E statement is incorrect, so it was not a provision of Punjab Accord. So accordingly, only first 4 statements A, B, C and D are correct. All right. अब बात करते हैं हम हमारे होमवर्क की, जो हमें लास्ट लेक्चर में हमने आपको दिया था. The first question was, which statement about Jammu and Kashmir is incorrect? So the first statement is the state went into election in 2014. Next, Mehbooba Mufti succeeded her father as the chief minister after his death. Correct. President rule was imposed in June 2018 due to external invasion. तो नहीं, this statement is incorrect. Option number 3 is the correct answer for this question कि 2018 में external invasion की वजह से प्रेसिडेंट रूल नहीं इम्पोज करा गया था. प्रेसिडेंट रूल इसलिए इम्पोज करा गया था क्योंकि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था. इसकी वजह से मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाई थी, उनको डिजाइन करना पड़ा था, तो जाके प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा था. नेक्स्ट इज आर्टिकल 370 वाज अबॉलिश्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक्सटर्नल इन्वेजन के वजह से नहीं लगा था, बीजेपी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी, इस वजह से लगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सक्सीडेड शेख अब्दुल्ला एज द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर ही डाइड इन 1982. तो शेख अब्दुल्ला कौन थे? पिछले लेक्चर में हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है. ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे 1948 से 1953 तक, एंड ये जेल में गए थे. इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने कश्मीर अकॉर्ड साइन करा था. 1977 से 1982 तक ये कश्मीर के अगेन चीफ मिनिस्टर थे. बट फाइनली 1982 में जब ये मरते हैं तो जो इनके बेटे थे, फारूक अब्दुल्ला, वो बनते हैं आपके नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ शेख अब्दुल्ला. वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बनते हैं. फारूक अब्दुल्ला के बाद फिर उमर अब्दुल्ला उनके सक्सेसर बनते हैं. तो शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. अब आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा उसके बेस पर 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है. फर्स्ट इज, व्हाई डिड द असासिन्स टारगेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1984? सो यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, what law was withdrawn from Punjab as per the Punjab Accord? So आज के लेक्चर में हमने ये दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, रादर लास्ट की सेक्शन में डिस्कस करा है. सो आई होप आपको इसके आंसर पता होंगे. हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड अपने CUET एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय.